तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है वाइल। दोस्तों वाइल का मतलब होता है घिनौना, नीच या फिर गंदा। जैसे कि मान लो तुम्हें किसी रेस्टोरेंट में खाना मिला जो बिल्कुल ही बुरा था, यानी कि बहुत ही गंदा था। उसमें से स्मेल भी ख़राब आ रही थी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग था। या फिर कोई इंसान किसी के साथ इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर बुरा बिहेव करता है या फिर उसकी इंसल्ट करता है, तो ये दोनों ही सिचुएशंस वाइल कहलाती है। मतलब कि एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, डिस्गस्टिंग या फिर मॉरली बैड, तो उसे हम कहते हैं वाइल। वैसे अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो स्पॉइल्ड फूड जो खाने लायक नहीं है तो वो वाइल फूड होता है। इंसान जो दूसरों को हर्ट करता है तो वो वाइल पर्सन होता है। या फिर कोई चीप या फिर इंसल्टिंग कमेंट, वो वाइल रिमार्क होता है। सिंपल वर्ड्स में वाइल का मतलब है गंदा, डिस्गस्टिंग या फिर मॉरली बुरा, तो उसे हम कह सकते हैं वाइल। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है हॉरिबल, विकेड या फिर इविल। दोस्तों हॉरिबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भयानक, जिसे हम कह सकते हैं, तो वो होता है हॉरिबल। विकेड या फिर इविल का मतलब होता है बुरा, शैतान, दुष्ट, जिसे हम कह सकते हैं घिनौना या फिर नीच, हम उसे कह सकते हैं। तो उसे हम कहेंगे हॉरिबल, विकेड या फिर इविल। वही एंटोनिम के पास जाए तो एंटोनिम में हमारे पास है प्लेजेंट, गुड या फिर नोबल। दोस्तों प्लेजेंट का मतलब होता है एक तरीके से सुहावना, यानी कि कोई चीज़ सुहावनी होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होना। गुड का भी सेम मतलब होता है, यानी कि कोई चीज़ अच्छी होना, पॉजिटिव मैनर में हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा मतलब कि सुहावनी है, उस तरीके से हम गुड का या फिर प्लेजेंट का यूज़ करते हैं। वही नोबल का मतलब होता है कोई महान होना, जैसे कि बहुत ज़्यादा महान होना, उच्चतम स्तर का होना, तो उसे हम नोबल कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। वहीं अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द वाइल एक्ट शॉक्ड एवरीवन। यानी कि उस घिनौनी करतूत ने जो है वो सबको मतलब कि शॉक कर दिया, सबको जो है वो मतलब कि एक तरीके से सरप्राइज कर दिया, झटका दिया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि वाइल यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा आता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है समटुअस। दोस्तों इसे समटुअस प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है भव्य या फिर शानदार, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई लग्जरी, कोई बहुत ज़्यादा भव्य होना, लैविश चीज़ होना, तो उसे हम कहते हैं समटुअस। जैसे कि मान लो तुम एक शादी में जाते हो जहाँ पर सब कुछ रॉयल लग रहा है, यानी कि जो खाना है वो बहुत ही ज़्यादा रिच और टेस्टी है, डेकोरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी और क्लासी है, लोग जो है वो हैवी आउटफिट्स पहने हुए हैं। तो ये जो लग्जूरियस, रिच और हाई क्वालिटी वाली चीज़ होती है ना, तो उसे ही हम समटुअस कहते हैं। वैसे अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो शादी का जो रॉयल बुफे होता है वो समटुअस फीट है। एक्सपेंसिव और स्टाइलिश जो फर्नीचर होता है वो समटुअस डेकोर है। या फिर एलिगेंट गाउन या जो आउटफिट्स होते हैं वो समटुअस ड्रेस है। सिंपल वर्ड्स में समटुअस का मतलब होता है रिच, फैंसी या फिर लैविश क्वालिटी वाली कोई चीज़, तो उसे हम कहते हैं समटुअस। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। दोस्तों सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है लैविश, लग्जूरियस या फिर ऑप्यूलेंट। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भव्य होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शानदार होना, बहुत ज़्यादा लग्जरी वाली होना, लैविश होना यानी कि आरामदायक होना, बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी होना, महंगी होना जिसे हम कह सकते हैं, जो रिच एंड हाई क्वालिटी वाली चीज़ें होती है तो उसे हम कहेंगे लैविश, लग्जूरियस या फिर ऑप्यूलेंट। वहीं अगर एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है सिंपल, प्लेन या फिर मॉडेस्ट, यानी कि जो चीज़ बहुत ही साधारण है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी है, सिंपल है, प्लेन है, मॉडेस्ट है यानी कि शालीन है, उसमें इतनी ज़्यादा कोई मतलब कि यानी कि उसमें इतना ज़्यादा रिचनेस नहीं है, हाई क्वालिटी नहीं है, वो चीज़ इतनी ज़्यादा लग्जूरियस नहीं है, लैविश नहीं है, रिच नहीं है, फैंसी नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं सिंपल, प्लेन या फिर मॉडेस्ट।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दे इंजॉयड अ सम्पटुअस फीस्ट, यानी कि उन्होंने जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि रॉयल खाना, जो एक मतलब कि बुफे होता है, खाना होता है, यानी कि जो मतलब कि लैविश और लग्जूरियस खाना होता है, वो उन्होंने इंजॉय किया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि सम्पटुअस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनिमस। दोस्तों एनिमस का मतलब होता है शत्रुता या फिर द्वेष। द्वेष यानी कि नफरत करना बेसिकली। जैसे कि मान लो ऑफिस में एक बंदा है जो हर मीटिंग में तुम्हारे आइडियाज़ के अगेंस्ट बोलता है, चाहे फिर तुम्हारा आइडिया अच्छा ही क्यों ना हो। तुम्हें लगता है कि उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई पर्सनल हिडन हेट्रेड या फिर हॉस्टिलिटी है, यानी कि या तो वो तुमसे नफरत करता है या फिर तुम्हारा दुश्मन है बहुत बड़ा। वो तुम्हें पसंद नहीं करता, बस मौका मिलते ही अपोज करता है। तो ये जो किसी के अंदर निकलने वाली जो मतलब कि नफरत होती है, किसी के अंदर से निकलने वाली नफरत, रिसेंटमेंट या फिर नेगेटिव फीलिंग जो होती है, उसे ही एनिमस कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो कोई कलीग जो हमेशा तुम्हारे काम में गलती ढूंढता है, तो उसके अंदर एनिमस है। या फिर जो दो लोग जिनमें पुरानी दुश्मनी चल रही हो, यानी कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, एक दूसरे के दुश्मन है, तो उनके बीच भी एनिमस है। या फिर कोई क्रिटिक जो एक्टर के अगेंस्ट बायस्ड हो, तो वहाँ पर भी जो है वो हमें एनिमस दिखाई देता है, यानी कि एक तरीके की नफरत दिखाई देती है या फिर उनके बीच दुश्मनी दिखाई देती है। तो दोस्तों वही होता है हमारा एनिमस। और ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है हॉस्टिलिटी, एंटेगोनिज्म या फिर एनमिटी। दोस्तों हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता होना, एक प्रकार से दुश्मनी होना, यानी कि जब दो लोग जो है वो आपस में दुश्मन हो जाते हैं, उनके बीच बहुत ज़्यादा नफरत की भावना होती है, या फिर वो जो एक दूसरे को मतलब कि बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते, तो ऐसी जो भावना होती है उसे हम हॉस्टिलिटी कहते हैं, यानी कि एक तरीके से दुश्मनी वाली भावना, दुश्मनी वाली फीलिंग, तो उसे हम कहेंगे हॉस्टिलिटी। एंटेगोनिज्म हमारे पास दूसरा वर्ड है। दोस्तों एंटेगोनिज्म का मतलब होता है एक प्रकार से विलन होना। जैसे कि आपने सुना होगा हमारी जो मतलब कि कहानियाँ होती है, स्टोरीज होती है, उसमें एक प्रोटैगनिस्ट होता है, एक एंटागोनिस्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? जो अच्छा कैरेक्टर होता है, बेसिकली जो हमारा मेन हीरो होता है उसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। और उसका ही अपोजिट क्या होता है? उसका ही अपोजिट होता है हमारा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट यानी कि विलन कैरेक्टर, यानी कि जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, कहीं ना कहीं किसी का बुरा चाहता है, तो उसे हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। तो वैसे ही है एंटागोनिज्म, ये नाउन फॉर्म में है। एंटागोनिज्म यानी कि बेसिकली ये किसी की मतलब कि बुरी सोच को दर्शाता है, शत्रुता को दर्शाता है, नफरत को दर्शाता है, तो उसे हम कहते हैं एंटागोनिज्म। वही हमारे पास तीसरा वर्ड है एनमिटी। दोस्तों एनमिटी का भी मतलब होता है एक प्रकार से दुश्मनी होना, यानी कि एक तरीके से जो है वो मतलब कि दो लोगों का आपस में एक दूसरे को पसंद ना करना, तो उसे हम कहते हैं शत्रुता की भावना, यानी कि हॉस्टिलिटी, एंटागोनिज्म या फिर एनमिटी। वही अगर इसके एंटोनिम की बात करें, तो एंटोनिम में हमारे पास है फ्रेंडलीनेस, गुडविल या फिर एनमिटी। दोस्तों अब ध्यान रखिएगा कि फ्रेंडलीनेस का मतलब होता है कि एक मित्रता की भावना होना, यानी कि दोस्ती वाली जो फीलिंग होती है वो होता है फ्रेंडलीनेस। गुडविल या फिर एनमिटी, दोस्तों ये जो दोनों वर्ड्स हैं हमने सिनोनिम में पढ़ा था एनमिटी, वहाँ पर सिर्फ ई और यहाँ पर जो है वो मतलब कि ई और ए का ही फ़र्क है। तो ये जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली है, इसमें आपको जो है वो फ़र्क समझना है। एनमिटी जो था वो था हमारा मतलब कि शत्रुता दर्शाने वाला वर्ड था, जहाँ पर हमने एनमिटी पढ़ा वो, या वहाँ पर क्या था, तो नफरत थी, शत्रुता थी, एक तरीके से हॉस्टिलिटी थी, तो हमने उसके लिए एनमिटी यूज़ किया। लेकिन ये एनमिटी है, एनमिटी का मतलब होता है एक तरीके से सौहार्द की भावना होना, मित्रता की भावना होना, सामंजस्य होना दो लोगों में, यानी कि एग्रीमेंट होना, अप्रूवल होना, एक दूसरे की बातें मानना, तो उसे हम कहते हैं एनमिटी। तो एनमिटी और एनमिटी में एक ही वर्ड का फ़र्क है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, मतलब कि जो इसका जो मीनिंग के तौर पर जो फ़र्क है वो बहुत बड़ा है, तो आपको वो ध्यान रखना है ताकि आप कभी भी इसमें कंफ्यूज ना हो। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है देयर वाज अ क्लियर एनिमस बिटवीन द टू राइवल्स, यानी कि दो राइवल्स के बीच में जो है वो मतलब कि क्लियरली दिखाई दे रहा था कि उनके बीच में जो है वो मतलब कि बहुत ही बड़ी दुश्मनी है, यानी कि वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, या फिर उनके बीच जो है वो नफरत है, यानी कि नफरत की भावना है, या फिर हॉस्टिलिटी है, यानी कि शत्रुता है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एनिमस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है राइफ। दोस्तों राइफ का मतलब होता है प्रचुर या फिर व्यापक। जैसे कि मान लो तुम एक सिटी में रहते हो जहाँ पर हर जगह ट्रैफिक जैम है और पोल्यूशन और नॉइस है। मतलब कि ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हर जगह मिलती है। ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि द सिटी इज़ राइफ विथ पोल्यूशन एंड ट्रैफिक।
तो दोस्तों ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई चीज़ यानी कि मोस्टली नेगेटिव चीज़ बहुत ही वाइडली स्प्रेड हो या फिर हर जगह आसानी से मिलती हो। यानी कि हर जगह आपको जो है वो सेम चीज़ आसानी से देखने के लिए अगर मिलती है, स्पेशली कोई नेगेटिव चीज़, तो उसके लिए हम जो है वो राइफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स देकर बताऊं तो सोशल मीडिया पर जो है वो फेक न्यूज़ का मिलना, तो वो भी एक तरीके से राइफ है। यानी कि बहुत ही कॉमन चीज़ है, वाइड स्प्रेड चीज़ है, आपको हर जगह हर सोशल मीडिया पे जो है वो मतलब कि फेक न्यूज़ देखने के लिए मिल सकती है। यानी कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का मिलना क्या हुआ, तो राइफ हुआ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली नेगेटिव बात है, इसलिए जो है हर जगह मतलब कि मिल सकती है, किसी भी तरीके के सोशल मीडिया पे आपको फेक न्यूज़ देखने के लिए मिलेगी। देन है ऑफिस में गॉसिप होना। दोस्तों ऑफिस में गॉसिप होना ये भी बहुत ही कॉमन चीज़ है, यानी कि राइफ है, हर ऑफिस में होती है, हर यानी कि वर्किंग एरिया पे गॉसिप्स होती है किसी ना किसी के बारे में। तो ये भी एक तरीके से क्या है, तो राइफ है। वैसे ही समर सीजन में क्या होता है, मॉस्किटोज का आना यानी कि मच्छरों का आना, तो ये भी एक राइफ है। राइफ है यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड चीज़ है, यानी कि हर जगह पर जो है वो समर सीजन में आपको मच्छर देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही आपको जो है वो मतलब कि ऐसी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। राइफ का मतलब होता है जो वाइड स्प्रेड हो, जो हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाए, और स्पेशली कोई नेगेटिव चीज़ हो तो उसे हम कहते हैं राइफ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सिंपल वर्ड्स में राइफ का मतलब होता है बहुत ही कॉमन, हर जगह फैला हुआ, यूजुअली कोई नेगेटिव चीज़, तो उसे हम कहते हैं राइफ। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है वाइड स्प्रेड, कॉमन या फिर प्रिवालेंट। दोस्तों वाइड स्प्रेड का मतलब होता है कि प्रचुर मात्रा में फैला हुआ, यानी कि जो हर जगह फैला हुआ है, तो उसे हम वाइड स्प्रेड कह सकते हैं। कॉमन यानी कि जो सामान्य है, यानी कि जो आपको कॉमनली यानी कि हर जगह पर आपको आसानी से मिल जाता है, तो उसे हम कॉमन कहते हैं। प्रिवालेंट का भी मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा जिस जिस चीज़ का प्रचलन है, यानी कि जो चीज़ आपको हर जगह आसानी से मिल जाए, तो उसे भी हम कह सकते हैं प्रिवालेंट। बेसिकली प्रिवालेंट का मतलब होता है कि हर जगह फैला हुआ होना यानी कि प्रिवालेंट होना, यानी कि हर जगह आपको जो चीज़ मिल जाए कॉमनली, तो उसे हम कहेंगे वाइड स्प्रेड, कॉमन या फिर प्रिवालेंट। वहीं एंटोनिम की तरफ बढ़े तो एंटोनिम में हमारे पास है रेयर, स्कार्स या फिर अनकॉमन। दोस्तों रेयर या फिर स्कार्स का मतलब होता है जो जो चीज़ आपको आसानी से देखने के लिए नहीं मिलती, उसे हम कहते हैं रेयर। स्कार्स का मतलब होता है जिस चीज़ की कमतरता होती है, यानी कि जो चीज़ भरपूर मात्रा में या फिर हर जगह कॉमनली अवेलेबल नहीं होती है, तो उसे हम स्कार्स कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ की कमतरता होना, तो उसे हम स्कार्स कह सकते हैं। वहीं अनकॉमन का मतलब है जो असाधारण है, यानी कि जो आपको साधारणता सब जगह देखने के लिए नहीं मिलेगी, या फिर आपको जो है वो मतलब कि उसका एक्सेस जो है वो साधारणता ऐसे नहीं मिलेगा, यानी कि जो चीज़ अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं है, तो उसे हम कहते हैं अनकॉमन। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स हैं। वहीं अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है करप्शन इज राइफ इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन में जो है वो करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार जो था वो मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में फैला हुआ था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन था। यानी कि ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही है, यानी कि लगभग जो है वो मतलब कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर आज भी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो संगठन होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनमें भ्रष्टाचार का होना, उनमें करप्शन का होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से राइफ है, यानी कि प्रचुर है, व्यापक है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि राइफ यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पैली। दोस्तों पैली का मतलब होता है घनिष्ठ या फिर मित्रवत, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डीप रिलेशन होना, गहरे संबंध होना, तो उसे हम कह सकते हैं एक तरीके से पैली। जैसे कि मान लो तुम ऑफिस में नए आए हो और एक जो कलीग है वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करने लगता है, जैसे कि जोक्स करता है, लंच में साथ बैठता है और हर बात में जो है वो इनफॉर्मल टोन यूज़ करता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही दोस्ती दिखाता है, जैसे कि आपका कोई पुराना दोस्त हो। तो ये जो ओवर फ्रेंडली या फिर कैजुअल बिहेवियर होता है उसे ही हम पैली कहते हैं। वैसे अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स देकर बताऊं, तो टीचर जो स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो तो वो पैली टीचर है। बॉस जो हर एम्प्लॉय से चिल करने लगता है, तो हम कह सकते हैं ही इज़ गेटिंग पैली विद द स्टाफ। या फिर कोई स्ट्रेंजर जो फर्स्ट मीटिंग में ही आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आपसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करे, आपसे बहुत ही ज़्यादा यानी कि क्लोज फील करे, तो वो भी एक तरीके से पैली होता है, यानी कि आपका और उनका जो रिलेशन है वो एक तरीके से डीप हो चुका है, तो उसे हम कहेंगे पैली। सिंपल वर्ड्स में पैली का मतलब होता है ओवरली फ्रेंडली या फिर इनफॉर्मल बिहेवियर, जैसे कि आपका कोई पुराना दोस्त हो, जैसे कि आप उसे पहले से ही जानते हो। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पैली यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है फ्रेंडली, इंटीमेट या फिर कंपेनिएबल। दोस्तों इन तीनों का ही क्या मतलब होता है? इन तीनों का ही मतलब होता है जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि फ्रेंडली बिहेव करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड, क्लोज फील करता है। इंटीमेट यानी कि बहुत ज़्यादा आपका उनके साथ गहरा रिश्ता है। या फिर कंपेनिएबल है यानी कि आपकी और उनकी खूब जमती है। तो उस तरीके से आप कह सकते हो कि कोई फ्रेंडली है, इंटीमेट है या फिर कंपेनिएबल है। वैसे अगर एंटोनिम की तरफ जाए, तो एंटोनिम में हमारे पास है हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली या फिर डिस्टेंट। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन, ओके, यानी कि दुश्मनी जैसा पेश आना, यानी कि तो कोई दुश्मन होना, तो उसे हम कह सकते हैं हॉस्टाइल। अनफ्रेंडली का भी यही सेम मतलब निकल कर आता है कि कोई आपसे अनफ्रेंडली है, मतलब कि आपसे दूर है, एक तरीके से आपसे उसकी दुश्मनी है, या फिर आपको जो है वो इतना ज़्यादा मतलब कि आपके टच में नहीं है, तो उसे हम अनफ्रेंडली कह सकते हैं। वही डिस्टेंट का मतलब होता है दूर का, यानी कि जो आपके ज़्यादा क्लोज नहीं है, ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा आपका उनके साथ जो है वो गहरा रिलेशन नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं डिस्टेंट। ओके, तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स हैं, जहां हमने देखा हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली या फिर डिस्टेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी बिकम पैले विथ हर न्यू क्लासमेट क्विकली, यानी कि वो जल्दी से जो है वो अपने नए क्लासमेट के साथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गई, यानी कि उनके बीच जो है वो एक तरीके से डीप कनेक्शन बन गया, यानी कि वो और भी ज़्यादा जो है वो मतलब कि गहरे दोस्त बन गए, यानी कि बहुत ही कम समय में। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पैले यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बरोक। दोस्तों बरोक का मतलब होता है भव्य और अलंकृत या फिर अत्यधिक सजावटी, तो उसे हम कह सकते हैं बरोक। जैसे कि मान लो तुम एक पैलेस या फिर चर्च में जाते हो और हर चीज़ वहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एलैबोरेटेड, डिटेल्ड और ऑर्नेटेड है। जैसे कि वॉल्स पे इंट्रिकेट कार्विंग्स है, सीलिंग्स पे कलरफुल पेंटिंग्स है, गोल्डन डेकोरेशन और ड्रामेटिक स्टाइल है। तो ये जो एक्सेसिवली ऑर्नेट, डिटेल्ड और फ्लैम्बॉयंट स्टाइल होती है, उसे ही बरोक कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो ओल्ड यूरोपियन चर्चेज और पैलेसेस बरोक आर्किटेक्चर है। फैंसी ज्वेलरी या फर्नीचर जो बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड हो, तो वो बरोक स्टाइल है। या फिर मूवी सीन्स या कॉस्ट्यूम जो ओवर द टॉप और ड्रामेटिक हो, तो वो भी एक तरीके से बरोक है। सिंपल वर्ड्स में बरोक का मतलब होता है ओवरली ऑर्नेट, फैंसी या फिर डिटेल्ड स्टाइल, तो उसे हम कह सकते हैं बरोक। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ऑर्नेट, एलैबोरेट या फिर डेकोरेटिव। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि सजावटी चीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक सजावटी, जिसे हम कह सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सजावट की गई हो, डेकोरेशन किया गया हो, जिसे बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया हो, एक्सेसिवली ऑर्नेट, डिटेल और फ्लैम्बॉयंट स्टाइल का है, तो उसे हम कहेंगे ऑर्नेट, एलैबोरेट या फिर डेकोरेटिव। वही एंटनी में हमारे पास है सिंपल, प्लेन या फिर मिनिमलिस्ट, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना तामझाम नहीं किया गया है, या फिर जिसे इतना ज़्यादा सजाया नहीं गया है, जो सिंपल है यानी कि बहुत ही साधारण है, ऑर्डिनरी है, कॉमन है, बहुत ही प्लेन है। मिनिमलिस्ट है यानी कि बहुत ही कम एक्सेसरीज के साथ, बहुत ही कम चीज़ों के साथ उसे डेकोरेट किया गया है, तो उसे हम कहेंगे मिनिमलिस्ट, प्लेन या फिर सिंपल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पैलेस वॉज डेकोरेटेड इन अ बरॉक स्टाइल, यानी कि जो पैलेस था उसे किस स्टाइल में डेकोरेट किया गया था, तो उसे बरॉक स्टाइल में डेकोरेट किया गया था, यानी कि उसमें जो है वो हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली ऑर्नेट की गई थी, डिटेल में किया गया था, और फ्लैम्बॉयंट स्टाइल था, यानी कि हर चीज़ जो है वो मतलब कि ओवर द टॉप और ड्रामेटिक थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि बरॉक यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ट्रेड्यूस। दोस्तों ट्रेड्यूस का मतलब होता है बदनाम करना या फिर अपमानित करना। जैसे कि मान लो ऑफिस में एक कलीग ने तुम्हारे बारे में गलत बातें स्प्रेड कर दी, जिससे लोग जो है वो तुम्हें नेगेटिवली जज करने लगे। तो ये जो किसी की रेपुटेशन को हर्ट करना या फिर बदनाम करना होता है, उसे ही ट्रेड्यूस कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो किसी के बारे में अफवाहें फैलाना यानी कि रूमर्स स्प्रेड करना, तो वो भी एक तरीके से ट्रेड्यूस करना हो गया। गॉसिप के थ्रू किसी की इमेज डैमेज करना, तो वो भी एक तरीके से ट्रेड्यूस करना होता है। या फिर सोशल मीडिया पे फॉल्स न्यूज़ पोस्ट करके किसी को इंसल्ट करना, तो वो भी एक तरीके से ट्रेड्यूस है। सिंपल वर्ड्स में ट्रेड्यूस का मतलब होता है डिफेम करना, बदनाम करना या फिर इंसल्ट करना, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड्यूस करना। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है स्लैंडर, डिफेम या फिर विलिफाई। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि किसी की रेपुटेशन को खराब करना, किसी को बदनाम करना, अपमानित करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, यानी कि किसी की आलोचना करना, निंदा करना, भला बुरा कहना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि स्लैंडर, डिफेम और विलिफाई, इस तरीके से इन वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं।
वैसे एंटोनिम देखा जाए तो एंटोनिम में हमारे पास है प्रेज, कमेंड या फिर एग्स्ट। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, सराहना करना, किसी को खुश करना बेसिकली, या फिर किसी के बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। तो उसे हम कह सकते हैं प्रेज, कमेंड, एक्सॉल्ट, यानी कि बेसिकली तारीफ करना, प्रशंसा करना, किसी की सराहना करना। वही अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही ट्राई टू ट्रेड्यूस हर रेपुटेशन एट वर्क। यानी कि उसने जो है वो मतलब कि काम के समय जो है वो मतलब कि उसकी रेप्यूटेशन, यानी कि जो उसका वर्क एरिया है, यानी कि कोई ऑफिस हो सकता है, कोई और जगह हो सकती है, तो उसने उस जगह पर जो है वो मतलब कि उसकी रेप्यूटेशन ख़राब करने की कोशिश की, यानी कि उसे बदनाम करने की कोशिश की, उसे अपमानित करने की कोशिश की, उसके बारे में जो है वो गलत गलत चीज़ें बोल के जो है वो सबको एक तरीके से उसका नेगेटिव इंप्रेशन डाला सबके ऊपर। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ट्रेड्यूस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्मर्च। दोस्तों स्मर्च का मतलब होता है दाग लगना या फिर कलंकित करना। जैसे कि मान लो तुम्हारे वाइट शर्ट पे कॉफ़ी गिर गई और एक परमानेंट ब्राउन स्टेन बन गया, यानी कि दाग बन गया। तो ये जो फिजिकल या फिर मेटाफोरिकल डर्ट या फिर ब्लेमिश होता है उसे ही स्मर्च कहते हैं। इसका जो यूज़ है हम वो फिगरेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किसी की रेपुटेशन या फिर इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट आना, तो वो भी एक तरीके से स्मर्च होता है। यानी कि अगर आपको और कुछ एग्जांपल्स बताऊं डेली लाइफ के, तो शर्ट पे इंक का दाग लग जाना तो वो स्मर्च ऑन क्लोज होता है। पॉलिटिशियन की इमेज पे करप्शन का एलिगेशन, तो वो स्मर्च ऑन रेपुटेशन होता है। स्कूल के रिकॉर्ड पर किसी इंसिडेंट का नेगेटिव मार्क हो जाना, तो वो स्मर्च ऑन रिकॉर्ड होता है। तो सिंपल वर्ड्स में स्मर्च का मतलब है स्टेन यानी कि दाग, ब्लेमिश यानी कि दाग, या फिर किसी चीज़ को डर्ट या फिर नेगेटिव मार्क लग जाना, तो उसे हम कहेंगे स्मर्च। और ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है स्टेन, टार्निश या फिर सली। दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ गंदी हो जाना, दाग लग जाना, कलंकित हो जाना। स्टेन और टार्निश का तो ये मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि फिजिकली गंदी हो जाना, यानी कि दाग लगने की वजह से गंदी हो जाना। वहीं जो सली मतलब है, सली का मतलब होता है कि किसी की रेपुटेशन खराब हो जाना बेसिकली, यानी कि एक तरीके से किसी की इज्जत पे दाग लग जाना, तो उसे हम कह सकते हैं सली। वहीं एंटोनिम के पास जाए तो एंटोनिम में हमारे पास है क्लेंस, प्योरीफाई या फिर ऑनर। क्लेंस और प्योरीफाई का तो मतलब हो गया कि कोई लिटरली यानी कि फिजिकली कोई चीज़ क्लीन करना या फिर प्योरीफाई करना, शुद्ध करना, उसे अच्छा बनाना, साफ सुथरा बनाना। लेकिन ऑनर का मतलब होता है कि किसी की रेपुटेशन को मतलब कि सुधारना, किसी की रेपुटेशन को जो है वो मतलब कि अच्छा करना, उसे निखारना, उसे जो है वो मतलब कि सम्मान देना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं ऑनर। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्कैंडल स्मर्च हिज गुड नेम, यानी कि उसके जो अच्छे अच्छे काम थे, उसका जो अच्छा नाम था, वो सारी चीज़ें जो है वो एक घोटाले की वजह से, यानी कि एक स्कैंडल की वजह से जो है वो मतलब कि कलंकित हो गई, यानी कि उस पर जो है वो दाग लग गया, यानी कि वो खराब हो गई सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि स्मर्च यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है मैटियर। दोस्तों मैटियर का मतलब होता है विशेषज्ञता का क्षेत्र या फिर पेशा, जिसे हम व्यवसाय या फिर धंधा भी कह सकते हैं, तो वो है मैटियर। जैसे कि मान लो तुम्हारा फ्रेंड जो है वो ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, और पेंटिंग करते वक्त वो नेचुरली कॉन्फिडेंट और स्किल्ड फील करता है। तो ये जो किसी का नेचुरल टैलेंट या प्रोफेशन जिसमें वो बेस्ट परफॉर्म करता है, तो उसे हम मेटियर कहते हैं। यानी कि एक तरीके से उसका जो पेशा होता है, उसका जो व्यवसाय होता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसे हम कहेंगे मेटियर। जैसे कि अगर आपको कुछ और डेली लाइफ एग्जांपल्स बताऊं, तो सिंगर का जो स्टेज परफॉर्मेंस होता है वो एक तरीके से मेटियर ऑफ सिंगिंग है। शेफ का जो कुकिंग स्किल्स है वो मेटियर ऑफ कुकिंग है। एथलीट का स्पोर्ट जिसमें वो एक्सेल कर सकता है, तो वो मेटियर ऑफ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स हो सकता है, जैसे कि कोई फुटबॉल या फिर टेनिस। सिंपल वर्ड्स में मेटियर का मतलब है किसी का स्ट्रॉन्ग स्किल एरिया या फिर प्रोफेशन जिसमें वो बेस्ट है, यानी कि बेस्ट परफॉर्म करता है, जो उसका व्यवसाय है, जो उसका पेशा है, और जो करने में वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और कॉन्फिडेंट फील करता है। तो ऐसे इसको हम कहेंगे मेटियर। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है स्पेशलिटी, प्रोफेशन या फिर फोर्ट। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है किसी की कोई विशेषज्ञता यानी कि स्पेशलिटी, प्रोफेशन यानी कि पेशा या फिर व्यवसाय, फोर्ट यानी कि एक तरीके से आपके अंदर की जो छुपी हुई स्किल्स होती है, जो आपका टैलेंट होता है, उसे हम फोर्ट कह सकते हैं। वही एंटोनिम की तरफ जाए तो एंटोनिम में हमारे पास है वीकनेस, इनकॉम्पिटेंस या फिर अनसुटेबिलिटी। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी,
इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है जो मतलब कि किसी काम में सक्षम नहीं है, जिसमें एबिलिटी नहीं है। और अनसुटेबिलिटी का भी यही मतलब होता है जो किसी काम में सूटेबल नहीं होता, फिट नहीं होता, तो उसे हम कह सकते हैं वीकनेस, इनकॉम्पिटेंस या फिर अनसुटेबिलिटी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है कुकिंग इज़ अ मेटियर, यानी कि जो कुकिंग है यानी कि जो खाना बनाना है वो उसका मेटियर है। मेटियर है यानी कि उसकी विशेषज्ञता है, वो काम करने में वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और स्किल्ड फील करती है। साथ ही साथ वो उसका मतलब कि पेशा भी है, व्यवसाय भी है, यानी कि एक तरीके से काम है उसका। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि मेटियर यानी क्या होता है और किस तरीके से इस वर्ड का हम अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोज़ भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।